हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सीटेट ईवीएस के 500 प्रश्नों की श्रृंखला का यह छठा वीडियो है। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 101 से लेकर प्रश्न संख्या 120 तक के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। 101वां प्रश्न है, अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर सकने वाली पक्षी है। ऑप्शन है कबूतर, तोता, उल्लू या मैना। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। अपनी गर्दन को झटके से मैना करती है, जबकि उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है। अगला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। पहला कथन है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के खेजड़ली गांव में पाए जाते हैं और राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है। दूसरा कथन है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, तो यह भी विकल्प सही है, क्योंकि रेगिस्तान में जल की कमी होती है। तीसरा है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो ये भी विकल्प सही है। चौथा कथन है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, तो यह कथन गलत है, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष अपने तने में जल एकत्र नहीं करता है, बल्कि जल को एकत्र रेगिस्तानी ओक पौधा करता है, जो मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर 1, 2 और 3 होगा। अगला प्रश्न है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। ऑप्शन है जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, अक्टूबर से दिसंबर। बिहार के लोगों के लिए अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अवधि है। मधुमक्खी लीची के फूल पर सबसे ज़्यादा आकर्षित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1973 की चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है। ऑप्शन है वंदना शिवा, ऑप्शन बी है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी है मेघा पाटेकर या ऑप्शन डी है बाबा आमटे। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। चिपको आंदोलन अमृता देवी बिश्नोई की सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि 1973 में उत्तराखंड के लोगों ने पेड़ को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1989 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि में कुल कितने बिंदु होते हैं। ऑप्शन है 10, 8, 6, 4। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रेल लिपि में कुल 6 बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि का उपयोग नेत्रहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ब्रेल लिपि को 1824 ईस्वी में लुईस ब्रेल ने आविष्कार किया। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या उत्तराखंड। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में सबसे पुराना नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क स्थित है, जिसका वर्तमान में नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन को चुनिए। कथन ए है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कथन सही है। कथन बी है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाई जाती हैं, तो ये भी कथन सही है। कथन सी है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है, तो ये भी कथन सही है। कथन डी है, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि मधुबनी जिला बिहार में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक दर्ज करती है। ऑप्शन है लाल फूलों वाले पौधे, धरती पर उपलब्ध सभी पौधों और जानवर, ऑप्शन सी है धरती पर उपलब्ध सभी जानवर या ऑप्शन डी है लुप्त प्राय पौधे और जानवर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, रेड डाटा बुक लुप्त प्राय पौधे और जानवर को दर्ज करती है। अगला प्रश्न है, गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं
अनाज से भूसी कैसे निकालती है? यह विधि को कहा जाता है? ऑप्शन है छानना, ऑप्शन बी है हाथ से चुनना, ऑप्शन सी है निष्पादन या फटकना, या ऑप्शन डी है थ्रेसिंग या गहना। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। अनाज से भूसी को निकालना निष्पादन या फटकना कहलाता है, जबकि छानना किसी तरल पदार्थ से अशुद्धियों को निकालना छानना कहलाता है। जब बाली से अनाज को निकाला जाता है तो उस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको बीजपत्र कहते हैं? ऑप्शन है बीजावरण को, भ्रूण को, बीजपत्ती को, या बीजांड द्वार को। बीजपत्र वाले पौधे जमीन में बोने के बाद सबसे पहले उनके बीज पत्ते के रूप में विकसित हो जाते हैं। ऐसे पौधे को बीजपत्र वाले पौधे कहते हैं, जैसे कि मटर वाले पौधा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है? ऑप्शन है मीठी मटर, ऑप्शन बी है बगीचे वाली मटर, ऑप्शन सी है तुलसी, या ऑप्शन डी है मूंगफली। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी तुलसी। अगला प्रश्न है कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? ऑप्शन है मियादी बुखार, ऑप्शन बी है एनीमिया, ऑप्शन सी है मलेरिया, या ऑप्शन डी है बुखार। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी एनीमिया। ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण एनीमिया रोग होता है और एनीमिया में गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए डॉक्टर द्वारा सुझाव दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ऑप्शन है जैसलमेर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है मेघालय, या ऑप्शन डी है दार्जिलिंग। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख को भारत में ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है इन पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है ऑप्शन है पालक, ऑप्शन बी है नारियल, ऑप्शन सी है बंद गोभी, या ऑप्शन डी है सरसों। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी सरसों। सरसों के बीज से तेल निकाला जाता है, जबकि सरसों के पौधे के पत्तों को साग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। कथन ए है यह रेगिस्तानी इलाकों में है, तो यह कथन सही है। कथन बी है अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, तो ये भी कथन सही है। कथन सी है अबू धाबी की स्थानीय भाषा अरबी है। कथन डी है अबू धाबी की मुद्रा रुपया है, तो ये कथन गलत है क्योंकि अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए, बी और सी होगा। अगला प्रश्न है रात में जागने वाले जानवर को हर चीज दिखाई देती है, केवल लाल रंग में देख सकते हैं। ऑप्शन बी है हर रंग में देख सकते हैं, ऑप्शन सी है काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, या ऑप्शन डी है केवल हरे रंग को ही देख सकते हैं। रात में जागने वाले जानवर को हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए एक शहर में केवल एक प्रकार के ही वृक्ष दिखाई देते हैं, जो कि वो वृक्ष खजूर के होते हैं। ऑप्शन है कंधार, ऑप्शन बी है कराची, ऑप्शन सी है बर्लिन, या ऑप्शन डी है अबू धाबी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी अबू धाबी। अबू धाबी में खजूर के वृक्ष अधिक दिखाई देते हैं। अबू धाबी की स्थानीय भाषा अरबी है तथा वहाँ की मुद्रा दिरहम है। अबू धाबी का समय ग्रीनविच से 4 घंटा आगे है, जबकि भारत से वो 1.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न है पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन है वर्तिकांक, ऑप्शन बी है पराकोष, ऑप्शन सी है पराग, या ऑप्शन डी है मूलांकुर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी पराग। अगला प्रश्न है पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है। ऑप्शन है उनके कान पंखों से ढके होते हैं, ऑप्शन बी है वे उड़ सकते हैं, ऑप्शन सी है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, या ऑप्शन डी है
पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, पक्षियों की गर्दन बहुत अधिक हिलाने के कारण पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। ऑप्शन है आवधिक परीक्षाएं, ऑप्शन बी है गृह कार्य, ऑप्शन सी है योगात्मक कार्य या ऑप्शन डी है पोर्टफोलियो। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी पोर्टफोलियो। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो यह एक निश्चित अवधि में छात्रों के शैक्षिक कार्य के साक्ष्य का संग्रह है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।